मैं उम्मीद कर रहा हूँ तिवारी जी कि मैं कोई अश्लील बात तो नहीं कर रहा ये लौंडा। उसके लिए अलग किस्म का लौंडा होना पड़ता है जो आप नहीं है। उस लौंडे का नाम चतुर है। जबान जब नहीं थी इंसान के पास, जब भाषाएं नहीं थी और सिर्फ हम इशारों से बात करते थे, तब भी रंगमंच था। एक नशा जरूर हो गया है ओटीटी, जो मुझे लगता है कि वो भी ठीक नहीं है। जो टेबल के उस पार, आई एम टू से कि प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, उनको इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कुछ भी फॉर्मूला तो नहीं चल रहा है अभी। वो है ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। थिएटर ये है कि आप डूब के पार तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जितने हमारे आज इतने अच्छे एक्टर्स यहाँ बैठे हैं सब थिएटर से जुड़े हैं। इनकी पकड़ इतनी स्ट्रांग है एक्टिंग पे कि वो हर जगह काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप लोगों का भी। मन्नू जी तो कहानी सुनाने में उस्ताद हैं ही, कहानियाँ सुनाते हैं, उम्मीद करता हूँ कहानियाँ बनाते ना हो। बनाना भी पड़ता है। आज का जो टॉपिक है वो जब हम लोग इसके बारे में कई बार चर्चा करते थे, मैं, कुंवर साहब, तो अक्सर ये बात होती थी कि ओटीटी, वेब प्लेटफॉर्म्स आर्टिस्ट के लिए बड़ा लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है, दर्शकों के लिए भी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें जो शायद हम सिनेमा में नहीं देख पा रहे थे किसी कारणवश, कुछ भी वजह हो सकती है, वो अब ओटीटी में देख पा रहे हैं। ओटीटी में एक और चीज़ देखने को मिली, और जिस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं उसी से जुड़े हुए सितारे आज यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। वो है एक यात्रा रंगमंच से ओटीटी की। तो ऐसा क्यों है कि जितने आर्टिस्ट हैं उनको ये टीवी और सिनेमा का फेज एक स्पीड ब्रेकर सा लगता है कि रंगमंच से ओटीटी अगर सीधे ही सफ़र हो सकता तो फिर ये टीवी और सिनेमा की तोहमत शायद कुछ सितारे न उठाते। इसी पर आज बात करेंगे। अलग अलग पहलू हैं, बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले अतुल तिवारी जी का। तिवारी साहब के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, बहुत देखा गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं तिवारी जी कि मैं कोई अश्लील बात तो नहीं कर रहा ये लौंडा। उसके लिए अलग किस्म का लौंडा होना पड़ता है जो आप नहीं है। उस लौंडे का नाम चतुर है। मनु भाई, मनु ऋषि जी और हमारी मित्रता कुछ कहानियों पर ही आधारित है। अक्सर लोग मनु ऋषि जी के बारे में ये समझते हैं और ये जानते हैं कि ये कहानी सुनाते हैं। इनके बारे में जो एक चीज़ जो पिछली बार इनसे मुलाकात में एहसास हुई वो ये थी कि एक अच्छी कहानी वही सुना सकता है जो कहानियाँ सुनने की क्षमता रखता हो। मनु जी कहानी इसलिए सुनाते हैं क्योंकि ये कहानियों को सुनते हैं। मनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सुशील जी, मेरी सुशील जी से पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि बहुत दूर तलक जाएगी ये मुलाकात। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया, इस नाचीज़ का स्वागत किया, अपने आप में वो बहुत अच्छा लगा। जॉली एलएलबी में आपने देखा है, महारानी में इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह को देखा है। एक लंबी यात्रा है रंगमंच से अब ओटीटी का सफ़र जो भाई साहब ने तय किया है, सुशील जी ने। और निरुपमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मंच पर। बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप सीनियर ब्यूरोक्रेट और सिनेमा में इस कदर रुचि कि उस पर आप अपना जीवन समर्पित कर दें। ये ज़रा रेयर कॉम्बिनेशन है। 90s में जब ऑडियो कैसेट आते थे तो लोग अपने हिसाब से उसमें बनाते थे कि साइड ए में कुछ, साइड बी में कुछ और रिकॉर्डिंग। तो ये लगभग वैसा लग रहा है जैसे कि साइड ए में हम के गाने हैं और साइड बी में सैवेज गार्डन। लेकिन बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। मैं अतुल जी पहले आपसे शुरू करता हूँ। जी सर। आपको लगता है कि ओटीटी सितारों के लिए और ख़ास तौर से रंगमंच के जो सितारे थे उनके लिए एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है?
बिल्कुल एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है। और पहली बात तो ये है कि जब अक्सर लोग ऐसा कभी कभी आश्चर्य सा दिखाते हैं कि रंगमंच वाले अब यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए, तो ये कोई इसमें मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, बल्कि आश्चर्य मुझे इस प्रश्न पे होता है कि कैसे हो गया। क्योंकि रंगमंच वाले जो जबान जब नहीं थी इंसान के पास, जब भाषाएं नहीं थी और सिर्फ हम इशारों से बात करते थे, तब भी रंगमंच था। बहुत सी कहानियां रंगमंच से सुनाई जाती थी। जब 4 लोग शिकार को जाते थे और एक नहीं आता था, 3 ही लौट के आते थे, तो जब उसकी बीवी पूछती थी तो वो उसको नाटक करके ही समझाना पड़ता था। तो रंगमंच तो तब भी था और रंगमंच अब भी है। और जब सिनेमा जैसा एक माध्यम आया तो उसको कहाँ से टैलेंट मिला था। दादा साहब फाल्के ने अगर पहली पिक्चर बनाई थी तो राजा हरिश्चंद्र के लिए उनको एक नाटक से ही कंटेंट मिला था, जिसमें बहुत परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि नाटक बेसिकली डायलॉग डिपेंडेंट होता है और सिनेमा डायलॉग डिपेंडेंट नहीं था। तो उन्होंने बहुत परिवर्तन किए, लेकिन लिया उन्होंने वहीं से था, एक नाटक से लिया था। और बाद में जब सिनेमा ने बोलना भी शुरू किया, और पहले सिनेमा में बोलने वालों में से एक नाम था पृथ्वीराज कपूर साहब का, तो वो भी कहाँ से आए थे? रंगमंच करके ही आए थे। तो रंगमंच के अगर हम सबसे बड़े लेखकों की बात करें, जिसने तमाम फिल्मों का आधार दिया, इंक्लूडिंग यहूदी की लड़की, मैं बात कर रहा हूँ आगा हशर काश्मीरी साहब की। तो आगा हशर काश्मीरी साहब ने जो पारसी नाटक के सबसे बड़े लेखकों में से एक थे, तो उन्होंने ही तो शुरुआत की, पहले साइलेंट फिल्में लिखी और बाद में डायलॉग फिल्में लिखी। तो ये ट्रांसफरेंस हमेशा चलता रहा है। इसलिए वहाँ से जब आगे सिनेमा से आगे बढ़ के हम OTT तक पहुँचे, टेलीविज़न पे पहुँचे, फिर OTT में पहुँचे, तो इस टैलेंट का वहाँ आना और उसको बहुत हद तक रूल करना, ये तो लाजमी था। कहाँ पे मज़ेदार चीज़ होती है कि अभी हमको चाहे नाटक देखने के लिए हमको जाना पड़ता था, टिकट लेके लाइन लगाना पड़ता था। फिल्म के लिए हमको, चाहे वो हम बायोस्कोप देखने जाते थे, चाहे चलचित्र देखने जाते थे, चाहे जाना पड़ता था। टेलीविज़न उसको हमारे घर में लेके आना शुरू किया और OTT तो हमको बिल्कुल ही अपने पॉकेट के अंदर ले आया। जब हमको कंबाइंड टीवी पे भी नहीं देखना, मैं अपने बिस्तर पे जो मुझे देखना है वो देखना है, आपको जो देखना है वो देखना है, हमारी बेटी को जो देखना है और अम्मा को जो देखना है, सब अपना अपना देख रहे हैं। तो ये कंटेंट हम तक आ गया है और इसकी वजह से वॉल्यूम भी इतना बड़ा है कि हम सब कलाकारों को बहुत अच्छा काम, अलग तरह का काम मिलने लगा है। दूसरी बात एक और ये है, जैसा आपने कहा, जिस तरफ शायद आपका इशारा था, अगर मैंने सही समझा, कि OTT की वजह से, क्योंकि OTT पे अभी तक रेगुलेशन नहीं है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आ सकी हैं जो कि भारत के सिनेमा में आना असंभव था। क्योंकि भारत ही एक ऐसा अभागा देश है, नहीं हमारे जैसे और भी अभागे देश हैं। सऊदी अरेबिया में अभी 2 हिंदुस्तानी फिल्में बैन कर दी गई, जो लेटेस्ट हमारी फिल्में आई हैं, चाहे वो क्या नाम है सर, अनु भाई, वो अभी जो लेटेस्ट फिल्म आई हमारी, ये पुलिस वाली, पुलिस यूनिवर्स की जो सिंघम आई, और उसके बाद में स्त्री जो आई, वो भूल लोलैया जो आई, वो दोनों बैन कर दी गई। तो वो भी ऐसा वाहिद देश है जो फिल्में बैन करता है और जहाँ सेंसरशिप बड़ी कड़ी है। तो भारत में सेंसरशिप का उद्भव बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भक्त विदुर नाम की एक फिल्म बनती है, जिसमें दिखाया तो भक्त विदुर है जो महात्मा गांधी है, और सेंसरशिप शुरू हो जाती है। और अब फिर बहुत सुगबुगाहट है इस शहर में, दिल्ली में खास करके, कि OTT को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो OTT के रेगुलेशन के लिए जो बहुत सुगबुगाहट उठ रही है, 2-3 साल से आप देख रहे हैं, पहले लेख लिखे जाते हैं, फिर किताबें लिखी जाती हैं, दिल्ली में ही लिखी जाती हैं, इसलिए मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगा शायद यहाँ पे। लेकिन फिर अब आजकल और फिर से ये सुगबुगाहट उठ रही कि OTT को कितना रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो ये अनफॉर्चुनेट होगा। देश और दुनिया में, ख़ास करके दुनिया में, एक एज का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इस उम्र के लोगों को फिल्म देखनी चाहिए, उसको रेगुलेट कर देना चाहिए, उसमें से 3 सीन निकाल देना चाहिए, उसमें से 6 सेकंड काट देना चाहिए, उसमें किस की लंबाई कम कर देनी चाहिए। ये सब कहीं का सेंसर नहीं करता है, वो हमारा सेंसर करता आया है। क्यों करता आया? क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का नियम चल रहा है, और OTT पर जिस दिन वो आएगा वो बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन होगा। बिल्कुल। अतुल जी ने अभी, मनु भाई, एक बात ये बोली कि फिल्म बैन हो गई, फिर 2-1 फिल्मों का उन्होंने नाम गिनाया। इस पर मेरे मन में एक बात ये आई कि भाई बैन कुछ भी नहीं होना चाहिए। जनता को ये जानने का हक होना चाहिए कि अगर कोई फिल्म घटिया है तो
तो जनता रिजेक्ट करे, जनता बताए कि वो फिल्म अच्छी है या नहीं है। और एक फिल्मकार के लिए अगर वो अच्छी फिल्म नहीं बनाता तो वो सबसे बड़ा धब्बा, ये बैन नहीं होता, सबसे बड़ा धब्बा होता है कि जब जनता ही रिजेक्ट कर दे। तो वो हक जनता के पास होना चाहिए, सरकारों के पास नहीं। अब मैं आपसे मनु जी ये जानना चाहता हूं कि जो सवाल मेरा था, लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर आर्टिस्ट, आपको लगता है कि आज की डेट में, और खास तौर से जैसे सिनेमा हो गया, फॉर्मूलेइक हो गया, आज से नहीं बहुत टाइम से था, एक फॉर्मूला चल पड़ता है, फिर उसी फॉर्मूले पर, आपको लगता है अभी वो रोग ओटीटी में नहीं आया है कि आ गया है? अभी नहीं आया है। अच्छी चीज़ ये है कि नहीं आया। और जब आर्ट फॉर्म बहुत इनसिक्योर्ड हो जाती है और सिर्फ कमर्शियल सोचने लगती है तो अक्सर फार्मूला बेस्ड चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनकी मजबूरी है, पैसा उस तरीके से लगता है। ओटीटी में अभी तक इसलिए भी नहीं आया क्योंकि ओटीटी अभी भी डिस्कवर कर रहा है नो। एक नशा ज़रूर हो गया है ओटीटी, जो मुझे लगता है कि वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपनी एजुकेशन, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के हिसाब से जब आप उसे देखते हैं तो उसको पूरा देखने के बाद उस आर्ट फॉर्म को, उससे क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं या क्या महसूस करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा ओटीटी पे अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि लोग लॉयल नहीं हैं किसी भी चीज़ के, जो एक तरीके से बुरा भी है और एक तरीके से अच्छा भी है। तो ओटीटी का अभी दौर एक्सपेरिमेंटल है, डिस्कवर कर रहा है, इसलिए कंटेंट ज़रूर हम बोलने लग गए हैं, कहानी को, फिल्म को हम कंटेंट बोलने लग गए हैं अब। तो वो उस दौर से निकल रहा है अभी। लेकिन वही एक्टर्स का, क्योंकि मीडियम है, लॉन्ग फॉर्मेट है, और राइटर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अब अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया जीवन भर, जो वो हमेशा कहना चाहते थे। तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग इज देयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बट राइट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो स्टोरी टेलिंग जो फॉर्मूला से अलग जा रही है और चुन रही है अपनी ऑडियंस को और तय कर रही है कि हमें किस दिशा में जाना है, वो हमेशा कोई भी मीडियम हो स्टोरी टेलिंग का, उसके लिए वो बेहतर ही होती है। तो ओटीटी अभी तड़प भी रहा है, हाँ, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, अगर मैं छोटे में कहूँ तो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि जब कोई चीज़ फॉर्मूला बन जाती है तब आप ये समझिए कि वो पतन की ओर का पहला कदम है। ये न्यूज़ जगत में तो मैं बोल सकता हूँ, बाकी आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, बेहतर जानते हैं। सुशील जी, मैं आपके पास मुझे न्यूज़ और सिनेमा या स्टोरी टेलिंग दोनों में कोई खास फर्क लगता नहीं है ही नहीं। क्योंकि है ही नहीं। ये पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो एक बात चली थी, और वो ये था कि चाहे न्यूज़ हो चाहे सिनेमा, सबका बिग बॉसीकरण हो चुका है। खैर, सुशील जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अभी दोनों की बात सुन के, और ख़ास तौर से अभी वहाँ नहीं पहुँचा है ओटीटी, उसकी वजह आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि अभी ओटीटी पर जो वेब सीरीज़ हैं वो एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के मोड में है, एक प्रयोगशाला है, वो सृजनात्मक कला की एक प्रयोगशाला है ओटीटी अभी, जिसमें आप अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग कल्चर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरे समझ से अतुल सर ने, मनु भाई ने इस प्रश्न का जवाब भी अपने इसमें बहुत हद तक कर दिया है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि प्रयोग तो हर जगह होते ही रहता है, वो सिनेमा में भी है, ओटीटी में भी है। अब ये जितनी भी कला की बातें हैं, कहानियों की बातें हैं, सिनेमा में, ओटीटी में या कहीं भी, टीवी में भी, तो वो एक हमारे यहाँ बोलते हैं ना मनु भाई, भेड़ चाल। तो वो क्यों होने लगता है कि एक हॉरर कॉमेडी अगर चली, चल पड़ी हुई, तो मैं तो एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि मनु सर के पास, अतुल सर के पास बहुत सारे ऐसे फोन आते होंगे, यार तेरे पास कोई हॉरर कॉमेडी है क्या? नहीं आते। 100%। तो ये जो है ना, ये बड़ा हॉरर है।
हाँ, तो ये एक्चुअली जो कॉमर्स जुड़ा हुआ है और इसी को बैलेंस करने वाली बात है। हालांकि मुझे लगता है कि जो टेबल के उस पार, आई एम टू से कि प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, उनको इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कुछ भी फॉर्मूला तो नहीं चल रहा है अभी। और चाहे वो फिल्म हो या फिर वो ओटीटी हो, ओटीटी में एक्सपेरिमेंट लोग काफ़ी किए। अब मुझे थोड़ा ऐसा थोड़े दिनों से लग रहा है डर के मोड में है वो डर के मोड में है। आप देखिए, जितनी मेरी छोटी मोटी जानकारी है उसके अनुसार पिछले सिर्फ दो महीने के अंदर मुझे लगता है कि हर बड़े प्लेटफॉर्म्स ने 3 से 4 शोज बंद कर दिए। डेवलपमेंट में है, कहीं हमारी भी बात चल रही थी, हम भी उसमें एक्टिंग पार्ट थे, बंद हो गया। बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़ा प्लेटफॉर्म, शो बंद हो गया। ऐसे एक नहीं 4-5 तो मैं जानता हूं कि बंद हो गए। तो क्यों हुए? आप ही ने 6 महीने पहले अप्रूव किया होगा, मेकर्स ने डिसाइड किया बनाने की, सडनली वो बंद हो गया। क्यों हो गया? तो उससे जरूर कुछ, वहां सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं चलता है। तो ये दोनों को बैलेंस करना मेरे समझ से जरूरी है, दोनों को अंडरस्टैंड करना। ये फॉर्मूला पे तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं। अब ये सबके लिए है, अभिनेता के लिए है, राइटर के लिए है, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, सबके लिए है। मेरे समझ से तो यही है। अभिनेता भी एक ही तरह का अगर कुछ 2 रोल कर लेना, हमें ही हमारे दोस्त मिलकर बोलते हैं सर ठीक था यार लेकिन तू हो गया तेरा। तो वो तो सबसे क्लोज वाले हैं जो एटलीस्ट इसे डरा देते हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेकर्स को क्यों नहीं हो रहा है, या फिर जो मैं प्रोड्यूसर्स को या इतने बड़े बड़े जो स्टूडियो में, किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेरी फीलिंग है वो मैं बोल रहा हूँ कि फियर मोड में तो हैं। सिंघम 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 सिंघम। ये तो जनता ने जवाब दे दिया ना सिंघम का। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फिल्म बैन मत कीजिए, ये ज्यादा बड़ी है। अब जिसे कहते हैं ना लज्जा, लोगों को इस बात से हो जानी चाहिए कि वो उन्होंने जो भी फॉर्मूला जिसको वो कमरे में बैठ करके सफल समझ रहे थे। निरुपमा जी, आप इस पर अगर कुछ बताना चाहें। जिस चीज को एसी के कमरे में बैठ करके, बढ़िया चक्के वाली कुर्सी पे बैठ करके कुछ लोग जो भाग्य विधाता बन जाते हैं ऑडियंस के बिहाफ पर, आर्टिस्ट के बिहाफ पर, और वो ये बोलते हैं दिस विल वर्क, दिस विल नॉट वर्क। हर चीज का जो पीपीटीफिकेशन है कि सारी चीज एक पीपीटी में उतार दो और उसके हिसाब से तय होगा कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, उसका जवाब अब जनता देने लगी है, क्योंकि उसके पास अब बहुत चॉइस है, बहुत ऑप्शंस है। मेरे ख्याल से आप जो हिंट कर रहे हैं वो क्रिटिक्स की तरफ है, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं करीबी क्रिटिक्स। इनफैक्ट मेरी किताब जो स्विंगिंग 70s अभी रिलीज़ हुई थी, उस पर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लिखा भी है। वो 70s के दौर के बारे में सिनेमा में, इंटरेस्टिंगली। बट थोड़ा सा इसका आई थिंक हिस्ट्री समझना चाहिए, और जश्न यादव बड़ा अच्छा है इसके लिए प्लेटफॉर्म। और देखिए इतना अच्छा समा है और हम कितनी अच्छी जगह बैठे हैं कि हम ये सब गहराई से सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं खुल के। सेंसरशिप पे तो बाद में आते हैं, पर मीडियम, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें, कुछ स्टैटिक तो रहता नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है सब कुछ बदलता रहता है। और आप मतलब सिनेमा तो खैर 100 साल पुराना है। जैसे अतुल जी ने बताया, थिएटर तो नाट्यशास्त्र कब लिखा गया था, आई थिंक 7th सेंचुरी AD में। तो थिएटर तो एक मीडियम ऐसा है। और क्योंकि आपने अभी सुशील जी कमर्शियल की बात की, उस पर भी मैं आना चाहूँगी। एकमात्र मीडियम है जो फ़कीरी से जुड़ा है, वो थिएटर है। थिएटर में आप पैसे की तो सोच नहीं सकते कमाने की। और क्योंकि मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं फिल्म्स को भी मैंने देखा है एज डायरेक्टर फिल्म्स INB, रेगुलेटेड फिल्म सेक्टर, और फिर एज जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर मुझे थिएटर और NSD वगैरह को बहुत करीबी से देखना, उसको नर्चर करने का मौका मिला था। तो थिएटर तो एक ऐसा मुझे लगता है सशक्त मीडियम है जो रहेगा। मतलब वो है ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। थिएटर है कि आप डूब के पार तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जितने हमारे आज इतने अच्छे एक्टर्स यहाँ बैठे हैं सब थिएटर से जुड़े हैं। इनकी पकड़ इतनी स्ट्रांग है एक्टिंग पे कि वो हर जगह काम कर सकते हैं। तो वो तो थिएटर की बात होगी। अब सिनेमा पे अगर आप आए तो, और OTT पे, OTT एक तरह का अब टेक्निक, और ये जैसे जैसे हम इंडिविजुअलिस्टिक होती जा रही है ना सोसाइटी हमारी। अब बच्चों को देखिए, नेक्स्ट जनरेशन को,
अपने आप में रहते हैं, और ये बहुत गलत बात है। और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं, मतलब पेरेंट्स रियली शुड बी वरीड, क्योंकि बच्चे बाहर खेलते कम हैं। हम लोग तो एक बार स्कूल से आके बाहर चले जाते थे, शाम तक घर ही नहीं आते थे। अब बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं, अपना एकदम से PSP और क्या ये बोलते हैं वो लेके बैठ जाते हैं। तो उसी के साथ साथ हम एडल्ट्स भी ख़राब हो चुके हैं। हम भी आजकल अब सब कुछ छोटे पर्दे पे, मोबाइल पे देखने लगे हैं। जब हम छोटे थे तो ये सब था ही नहीं। 70s आप सोचे तो और कुछ एंटरटेनमेंट था ही नहीं, फिल्में थी बड़े पर्दे पे थी, तो हम जाते ही जाते थे। एक ही चीज़ एक्साइटिंग होती थी, पेरेंट्स कहते थे अमिताभ बच्चन की नई फिल्म लगी है चलो, और टिकट आ जाती थी और सब मतलब पूरा माहौल फेस्टिव होता था। अब उसके बाद 80s में फिल्मों का पतन हुआ, सबको पता है, अतुल जी अच्छे से जानते हैं। तो तब टीवी पे सबने शिफ्ट भी किया, पैरेलल सिनेमा बुलंद हो गया। तो टीवी की तरफ अपने ड्राइंग रूम में हम अच्छे सीरियल्स देखने लगे। उस वक्त आप अगर याद करेंगे ये जो है ज़िंदगी और रजनी, बासु चैटर्जी आ गए थे, और फिर धीरे धीरे महाभारत, रामायण। तो वी शिफ्टेड टू द स्मॉल स्क्रीन, और थोड़ा इंटीमेसी वापस आ गई कि हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के, यहाँ तक कि मतलब पूरे परिवार सुबह नहा धो के तैयार होके पूजा की तरह रामायण देखते थे। तो हैबिट्स बदल गई। तो हैबिट्स, हम इंडिया की ही बात करें, बाकी देशों की क्यों बात करें, हैबिट्स कितना बदलती जाती हैं आप रैपिडली। फिर 90s में केबल टीवी आया, पहले कलर टीवी आया, फिर केबल टीवी आया। केबल टीवी के बाद सत्यानाश हो गया, इतने गंदे चैनल्स, क्वांटिटी का एक्सप्लोजन हो गया, क्वालिटी वेंट फॉर अ टॉस। तो बहुत ही बकवास सास बहू सीरियल एंड ऑल दैट। 90s एंड में फिर से सिनेमा में मुझे लगता है कंटेंट दोबारा बहुत अच्छा होने लगा, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स आने लगे, स्टार्टिंग फ्रॉम विदु विनोद चोपड़ा, फिर बाद में विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, अनुराग के साथ बहुत सारे आए फिल्म मेकर्स। धीरे 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 कंटेंट फिर से बहुत अच्छा बनने लगा, और वही फिल्म मेकर्स आप देखिए, उन्हीं के जो एक तरह का फुटप्रिंट्स हैं वो OTT की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग रियलिज्म को बैलेंस करना जानते हैं कमर्शियल सिनेमा से। बट डोंट बी अंडर एनी मिस्टेक, OTT वाले आर नॉट हेयर फॉर चैरिटी, दे आर हेयर टू मेक मनी। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। तो नेटफ्लिक्स 2016 में आया था इंडिया में। अब वो धीरे धीरे, पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल 1-2 शोज़ ये किए, मतलब बनाए, पैसे लगाए। फिर वो अपनी फिल्म लाइब्रेरी बनाने लगे, अब अमेज़ॉन भी आ गया, फिर बहुत सारे आ गए। बेसिक इनका ब्रेड एंड बटर फिल्म्स ही है, ये आप सोच लीजिए। ये दूरदर्शन का भी हमेशा से था, हर जगह फिल्म ही बेसिक कंटेंट है। चाहे 90s में वीडियो फिल्म आई थी, नारी हीरा जी शायद रिसेंटली जब गुजर गए थे तो हम लोग याद कर रहे थे, उनकी वीडियो कैसेट्स की वीडियो फिल्म्स बनती थी, जिसमें आदित्य पंचोली वाज द बिगेस्ट स्टार, और सलिल चड्ढा और साहिल चड्ढा, एग्जैक्टली साहिल चड्ढा, यस। तो ये जैसे जैसे इट डिपेंड्स कि फिल्में कितनी ख़राब या अच्छी आ रही हैं। और अभी जैसा हमने जिक्र किया, हॉरर कॉमेडी स्त्री 2, ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक इट एज मच एज 3-1 अच्छी थी। फिर इतनी सारी वही, फिर बार बार रेपिटेशन, सिंगम विंगम तो खैर तौबा। तो उस तरफ ना ही जाए, वो डुप्लीकेट इतना होने लगा है ना फॉर्मूला, फिर वही एक फॉर्मूला के पीछे पड़ना। तो लोग OTT की तरफ आएंगे ही, बट OTT में भी स्टार सिस्टम आ रहा है, विच इज़ रियली सैड। और मेरे बहुत सारे गरीब फिल्म मेकर दोस्त हैं जो कंप्लेन करते हैं कि OTT वाले हमारी कहानी लेना ही नहीं चाहते, उनको स्टार्स चाहिए, उनको कुछ फार्मूला चाहिए। अब एक फार्मूला वो भी है कि गाली गलौज खूब हो, ये भी एक फार्मूला है कि बिना मतलब, या अननेसेसरी वायलेंस एंड सेक्स बिकॉज दे सेल। तो हर चीज़ का थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, एंड एज ऑडियंस वी हैव टू डिसाइड। एंड आई थिंक काफ़ी शोज़ ख़त्म भी हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अच्छे शोज़ ख़त्म कर दिए जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बट ये एवोल्यूशन है, चलता रहेगा। बट आई एम होपफुल कि OTT एज अ प्लेटफॉर्म थोड़ा और मैच्योर होगा। अभी बहुत आगे जाना है। अतुल जी, अभी जो ये मैं बात, सिर्फ एक सेंटेंस यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से साकेत जी ने जब एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए लोगों की बात की थी, तो वो सिर्फ क्रिटिक्स की बात नहीं थी, वो जो कॉरपोरेट जो रन करते हैं इन सबको, शायद उसकी तरफ इशारा ज़्यादा था 100% कि वो जो कॉरपोरेट्स जो रन करते हैं इन कंपनियों को, दोज हु डिसाइड, उन्होंने खुद ज़िंदगी में एक फिल्म नहीं बनाई होती है, जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, और ना टीवी चैनल जब चलते थे तो उन्होंने कभी एक फिल्म नहीं बनाई होती थी वो, लेकिन वो डिक्टेट करते थे कि टर्म क्या हो। वो फिर चाहे समीर नायर साहब हों, चाहे वो शैलजा केजरीवाल जी हों, मैं स्टार TV की बात कर रहा हूँ एक ज़माने में, उन्होंने खुद कभी फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन दे विल डिक्टेट। इन द सेम वे
it's the corporate bosses sitting in America, Los Angeles and Delhi and Singapore, who sometimes dictate and tell you that there has to be a violent incident every 7 minutes. जैसे एक ज़माने में एक फार्मूला था हमारे टेलीविज़न में, वो तो पैसे बचाने के लिए था कि एक एपिसोड में 9 से ज़्यादा सीन मत रखना और उसमें कम से कम 4 सीनों में टेलीफोन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि टेलीफोन में फिर क्या है, कैमरा हिलने वाले की जरूरत नहीं, यही टेलीफोन, और टेलीफोन लैंडलाइन है तो मैं हिल भी नहीं सकता और तो पूरा सीन वहीं निपट जाएगा, एक सेट कम लगेगा। और दूसरा कैरेक्टर जो दूसरी तरफ बात कर रहा है वो कॉर्डलेस फ़ोन पे तो थोड़ा बहुत चल लेगा वो, तो ये जैसे कंपल्शन होता था My God. उसी तरह से अभी भी कुछ नए कंपल्शंस भी आ रहे हैं इन द राइटिंग, जो मेरे ख्याल से मनु जी ज़्यादा अनुभव है, बता सकते हैं। Just to add to what Atul ji said, corporatization of films. मुझे याद आ रहा है एक And ABCL, OTT. नहीं फिल्म्स, ABCL, आपको याद है जब अमिताभ बच्चन जी को उसने डुबो दिया, बिकॉज देयर वर सम मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हु थॉट कि वी नो व्हाट विल सेल एंड दे डिडंट नो एनीथिंग बिकॉज दे हैड नॉट observed films, they had never digested films, they never thought about films. एक हमारे दिल्ली के मैनेजमेंट गुरु थे, I don't know if any of you remember, अरिंदम चौधरी नाम था उनका। Of course, Remember? रोक सको तो He रोक made लो। a film called रोक एक सको फिल्म तो आई थी, रोक मैं लो। इससे पहले निरुपमा Yes. जी आप बताएं, मैं आपको Yes. ये भी बताऊं कि वो फिल्म देख करके हमारे कुछ मित्र आए, उन्होंने बोला देख सको तो देख लो। उसमें नहीं, but- उन्होंने- but, उसमें- नहीं, because just he to was- finish, उसमें उन्होंने रिसर्च टीम बिठाई थी, वो सेड कि एक ये होना चाहिए, एक लड़का लड़की, ये फॉर्मूला, और सनी देओल का स्पेशल अपीयरेंस, और इतनी खराब फिल्म निकली वो, एक दिन भी नहीं बट चली। आई मस्ट टेल यू, यहाँ मेरे मित्र सौरभ शाही साहब बैठे हुए हैं, ये फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं द रेड माइक हमारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म के, अरिंदम चौधरी के साथ काम कर चुके हैं, और उनका ये कहना है कि अरिंदम चौधरी ने जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो किया जाना चाहिए, अगर सत्ता से दबाव आ रहा हो, वो काम किया और पता नहीं लगने दिया, और इसकी जीती जागती मिसाल वो बैठे हुए हैं। तो देखिए, सर वही इकोसिस्टम ना, हाँ। एक्चुअली वो वैसे अगर देखें हम तो पूरे विश्व एक इकोसिस्टम पे चल रहा है, कंट्री, स्टेट, परिवार, सब इकोसिस्टम। तो हम लोग हालांकि ये ऐसा दोनों ऐसा पति पत्नी हैं, इकोनॉमिक्स और फिल्म कला, वो दोनों साथ में रहना ही पड़ेगा। अब लड़ झगड़ के रहो या जैसे रहो, बहुत खूब, है ना, तो बहुत खूब। एक मैं सॉरी, आप अगले सवाल के लिए आप आतुर होंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात है, वन मिस्टर गुप्ता वाज ब्रॉट बाय मिस्टर बच्चन टू रन द ABCL. ही वाज द हेड ऑफ द कोका कोला कंपनी इन इंडिया। तो कोका कोला के बहुत बड़े और करोड़ों रुपया साल का उनका उन दिनों होता था पैकेज, और उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया, यंग लोगों को, तब मैं भी यंग था, बिलीव मी, जैसे ये 16 साल के हैं वैसे ही। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और उन्होंने मेरा काम देखा होता, तो उन्होंने मुझसे कुछ इंटरव्यू में बात नहीं की। अकेला सवाल जो उन्होंने मुझसे किया, और मैं हमेशा से लखनऊ का हूँ, कुर्ता पजामा ही पहनता हूँ, क्या करूँ। मेरे बाप ने भी कुर्ता पजामा के अलावा कुछ नहीं पहना, सिर्फ उनका पजामा ढीला होता था, मेरा तंग होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बट मिस्टर तिवारी, व्हेन यू विल जॉइन अस, आई एम श्योर यू विल बी इन अ सूट एंड अ टाई। तो मैंने कहा सर मैं टाई पहनने का बड़ा इच्छुक हूँ, लेकिन मेरी साइज़ की टाई बनी नहीं है अभी तक, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मतलब ये कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो अपने एक होते हैं ना इम्पोजिशन की, सूट टाई वाला ही चोंचले। और फिर मैंने उनसे कहा कि आई थॉट यू आर टेकिंग मी फॉर माई थॉट्स, बट you want to take me for my good looks. All the best to you. नहीं, स्पीकिंग ऑफ गुड लुक्स, अतुल जी और मनु जी दोनों से, खैर सभी से, वरना पांडे जी कहेंगे कि ये तो कैसा भेदभाव कर दिया। पर अतुल जी, मैं अपनी माँ की नज़र में बहुत सुंदर था, अपनी बीवी की नज़र में बहुत सुंदर हूँ, बस खत्म। हमारी नजरों में भी। हाँ, बस अच्छा, थैंक यू सर। अब जो सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पूरी बात देख करके ऐसे लगता है कि भाई अच्छा काम अगर करना है तो फिर इस लालच में नहीं आना पड़ेगा कि पैसा। तो क्या अतुल जी, मोहब्बत हमेशा गुर्बत में ही होगी? फिर अच्छा काम हमेशा फटीचरी में ही रहेगा? मतलब आप उम्मीद ना करें कि आप में कोई पैसा लगाए अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं। नहीं, ये देखिए, ये संघर्ष थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि अच्छा काम हमेशा जिसको हम जो अच्छा बन जाता है बाद में, वो कुछ नया होता है, लीक से हट के होता है। जी, हमारी अवधि की कहावत है, आई एम श्योर आप लोग समझेंगे, मैं अगर पहले उसको अवधि में बता दूं, बाकी जो नहीं समझेंगे उनको, कि
लीक माने रेखा, लीक लीक कायर चले और लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो अच्छे शायर को लीक जो तोड़ेगा, तुलसी को क्यों हम लोग आज याद करते हैं? तुलसी ने लीक तोड़ी कि भगवान की कथा लोगों की भाषा में कही जा सकती है, जिसमें कुछ उर्दू वर्ड्स भी आएंगे, जिसमें गरीब नवाज भी आएगा और फलाना भी आएगा। मैं सारी उर्दू के भी लिस्ट में नहीं जाऊंगा तुलसी के, जबकि पंडितों ने उनको तो बनारस से बाहर ही कर दिया था, बेचारे वहाँ रहते थे बिल्कुल एज पे, वो भी इसलिए कि पंडित मारने आए तो हम एज पार कर जाएं और काशी क्षेत्र से चले जाएं 80 के तीर पे जहाँ रहते थे। तो हमेशा जो नया करेगा वही करेगा, और नए को जो है थोड़ा इस्टेब्लिश होने में समय लगेगा, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुलसी ने इसलिए नहीं लिखी थी ना कि गीता प्रेस खोलूंगा और बहुत छपाऊंगा और सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब बना दूंगा उसको। उन्होंने तो एक लीक तोड़ी थी और जनता से जुड़े थे वो। तो ये जो भी ये करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ एक नाम यहाँ लूँगा, राजकुमार हिरानी साहब का। उसने लीक तोड़ी, और लीक तोड़ी इसीलिए पहली पिक्चर हिंदुस्तान में जो 500 करोड़ कमाती है वो 3 इडियट्स, जिसके डायलॉग से हम लोगों ने शुरू किया। मनु भाई, क्योंकि पैसे की बात हो रही है और आप तो दिल्ली के धन्ना सेठ हैं बिल्कुल, मैं लाला का बेटा हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं लाला का बेटा हूँ और मैंने 17 साल कुछ भी नहीं कमाया था, ये भी सच है। तो फेल्ड बेटा था। खैर, मेरा सवाल ये है कि क्या बहुत ज़्यादा पैसा जब आ जाता है, बड़े, ऐसा नहीं है कि इस देश में पैसे की कमी है उन प्रोडक्शन हाउसेस में या उन कॉर्पोरेट घरानों में जो सिनेमा बना रहे हैं या सिनेमा फंड कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा ही क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है? सबसे बड़ा दुश्मन? बहुत ज़्यादा पैसा किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, बस पैसे का इस्तेमाल करना अगर आपको आता है तो पैसा कभी किसी भी क्रिएटिविटी का मोहताज भी नहीं है और ना ही दुश्मन होगा। पर हाँ, जब आप पैसे से ही सोचने लगते हैं हर चीज़ और पैसा खर्च करके ही सोचने लगते हैं हर चीज़, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं नाम नहीं लूँगा पर उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा। यानी एक बहुत, मैं पुरानी दिल्ली में बड़ा हुआ, भीड़ में बड़ा हुआ हूँ, बहुत किस्से उनको लिखना आया तो उनको कहानियों में तब्दील किया, टेक्निकली स्क्रीन पे और डायलॉग्स में तब्दील किया। तो कई फिल्म्स जो होती हैं वो छोटी होती है, जैसे आंखों देखी एक फिल्म थी जिसका हम हिस्सा रहे, रजत कपूर ने डायरेक्ट की थी। आप सोचिए कि उसको उतने ही पैसों में बनाया जाएगा तो ही वो फिल्म अच्छी बनेगी, और अगर आपको कोई बोले नहीं इसको आप ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो फिर वो पैसा हावी हो रहा है, वहाँ क्रिएटिविटी ज़रूर मरती है, या तो फिल्म रुक जाती है, वो भी अपने में क्रिएटिविटी मरना। मैंने किसी बड़े प्रोड्यूसर के एक बड़े डायरेक्टर के साथ एक कहानी शेयर की। उसने मुझे कॉल किया कि यार तुम कैसे आंखों देखी जैसी फिल्मों का हिस्सा बन जाते हो। तो मैंने उसको एक बहुत प्यारी अपनी तरफ से प्यारी छोटी सी एक कहानी सुनाई और कहा कि ये इस मोहल्ले तक में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ बड़ा कह के जाएगी। उसका वो मानना था कि ये बड़ा कह रही है, लेकिन क्योंकि वो आदत से मजबूर था, उसे पैसा खर्च करने की आदत थी हर फिल्म में, तो उसने मुझे सबसे पहले ये बोला कि यार मनु, अगर इसको पुरानी दिल्ली से जर्मनी में ले जाएं तो फिर वो पैसों से ही सोच रहा था, और बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, मुझे कम से कम 15 दिन काम करने के बाद हाथ जोड़ने पड़े कि ये वो फिल्म नहीं है। तो पैसा खराब तो कर देता है अगर बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल किया जाए। कहीं पे भी क्रिएटिविटी क्या, किसी भी लेवल की ग्रोथ हो, उसको ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आप कोशिश ये करते हैं कि पैसा पैसे को खींचे, मकसद ही वो हो जाता है। मैं निरुपमा जी, अभी सुशील भाई आपके पास आऊँगा, एक सवाल आपके लिए खास बचा के रखा है। निरुपमा जी देखिए, अभी जो ये बात हो रही थी, अब आपको लगता है ये रोग OTT में भी लग रहा है? कैसे, मैं बताऊं, पैसे वाली बात। कॉर्पोरेट घराने में बैठ करके किसी ने वो लिख दिया कि ओके वी कमीशन 9 एपिसोड्स फॉर दिस आइडिया। अब कमीशन तो 9 एपिसोड हो गए, हो सकता है कि वो कहानी 4 एपिसोड में ही बहुत अच्छे से बन जाती,
लेकिन अब क्योंकि कमीशन 9 एपिसोड हो गए हैं तो खींच डालो उसको, मतलब च्युइंगम की तरह एपिसोड चले जा रहे हैं 50-50 मिनट के 9 एपिसोड देखते रहिए आप। क्यों? क्योंकि पैसा लगा है इसमें और खर्च करना है हमें, और यही पतन शुरू होता है चीज़ों का। 100% आई एग्री विद यू। और वही मैं बात करती 90s में जब केबल टीवी आया था और सडनली चैनल्स 200 चैनल्स आ गए, इतने ख़राब सीरियल्स बनने लगे। दूरदर्शन वाले सीरियल्स की क्वालिटी आप सोचिए, और फिर सोचिए ये सास बहू और नागिन और पता नहीं क्या क्या, वो खिंचे ही जाते थे, सीज़न पे सीज़न चले ही जा रहे हैं। पता नहीं, आई थिंक ये सास बहू वाले 8-8 साल चले हैं सीरियल्स, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। नहीं, बट मैम वहाँ तो चले अच्छे सीरियल्स तो अब जैसे कोरोनेशन स्ट्रीट और भी बहुत प्रोग्राम है, ये तो कितने सालों साल चलते हैं। नहीं, वो तो क्वालिटी की अलग बात हो रही है ना, पर हम ये कह रहे हैं ओटीटी भी, जैसा मैंने आपको बताया, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, हर कोई यहाँ पे दे वांट टू मेक मनी। एंड वहाँ अनफॉर्चुनेटली, जैसा अतुल जी बोल रहे थे ना, सूट बूट और टाई वाले लोग ही डिक्टेट कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ देम डोंट हैव द सेंसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि गुड क्वालिटी क्या होती है। और इतने, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट मैं जानती हूँ कि कितने लोगों की स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट कर रहा है ओटीटी, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हैं। पीपल लाइक रजत कपूर जिन्होंने आंखों देखी बनाई, इन लोगों को ओटीटी नहीं ले रहा है। उनको ओरिजिनलिटी चाहिए ही नहीं, उनको एक फार्मूला का कंफर्ट मिल गया है, ये फार्मूला है और इसको पकड़ लो। मिर्ज़ापुर में मैं उसकी बात नहीं करना चाहती, बट उसके पहले सीजन ज़्यादा अच्छे थे वैसे, अगर आप 100%। देखें 1, 2, ये तो मनु भाई को पता ही है। हाँ, लकीली पंचायत, गुल्लक, ये अभी भी काफ़ी अच्छे सीरियल्स हैं। बट यू आर राइट, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, यू शुड नो, बस हो गया, आप कहानी खींचे जा रहे हो, आप वही किरदार बार बार आके, मतलब कुछ सर पैर ही नहीं हो रहा है कहानी का। बट वही यू नो, टू मच मनी, दे आर गोइंग एग्जैक्टली द वे ऑफ चैनल्स, एग्जैक्टली। एंड यही फिल्मों में भी है। अब वो रोहित शेट्टी जी का वो फ्रेंचाइज बन गया सिंघम, बनाते रहिए सिंघम, एक और सिंघम जोड़ दीजिए, लेडी सिंघम, फलाना सिंघम, ढिमकाना सिंघम, जोड़ दीजिए, पूरी आर्मी बना दीजिए सिंघम्स की। वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता, उसे कोई सर पैर दिखता नहीं ऐसे। मेरा भाई सिंघम देख के आया, एक दिन के लिए बॉम्बे आया हो, तो अभी देखी उसने, तो मैंने पूछा कैसे लगी, कहता है भाई पिछली वाली में 42 फुट पे गाड़ी गई थी, इस बार 44 पे गई। तो इंजीनियर आदमी है, उसने बिल्कुल करेक्ट बताया कि 44 पे गई। ये तो बिल्कुल आईफोन के स्क्रीन साइज की तरह है कि नाउ द बिगेस्ट आईफोन एवर है वही चीज, 1 इंच, 1 इंच और बढ़ गया। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे, लेकिन ओटीटी पे आने के बाद ना एक चीज जरूर महसूस हुई कि लोगों को ऑडियंस जो है, जो सब कुछ तय करती है, उनको बेहतर काम ही देखना है, बेहतर काम ही देखना है। वो अपने आप चुनते हैं और उसको हिट कर देते हैं। और हिट इसलिए नहीं होता है, फॉरगेट अबाउट मार्केटिंग ने क्या बोला कि कौन सा शो हिट है कौन सा नहीं है। हालांकि मार्केटिंग कहती है मिर्ज़ापुर 3 हिट है, पर सच में महसूस होता है कि ऑडियंस, हम जब मिलते हैं उनको इतना अच्छा नहीं लगा। तो आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, ऑडियंस को मालूम है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। और वो कमाल की चीज़ हो गई है कि फॉर्मूला बेस भी अच्छा लग रहा है उनको, तो अच्छा लग रहा है, और अगर कोई एक्सपेरिमेंटल है तो भी अच्छा लग रहा है। इसलिए ओटीटी इज गिविंग काइंड ऑफ सपोर्ट टू गुड कंटेंट। क्या आप ये कह रहे हैं सुशील भाई, क्या मनु भाई ये कह रहे हैं कि जिस मिर्जापुर में आप आईजी बने, आपका अपना Promotion हो मिर्जापुर, गया। वो ऑडियंस को पसंद नहीं आया? नहीं, वो इनको तो सबने पसंद बोल किया, रहे हैं, बहुत हमारा सारे प्रमोशन एक्टरों को हुआ सबने मगर पसंद किया। सीरीज का प्रमोशन नहीं हुआ, इनका प्रमोशन हो गया। इन्होंने पिछली मिर्जापुर बार में। मुझे बताया था मिर्जापुर में जो जो मर जाता है उसका करियर पीक कर जाता है। मैंने अपने डायरेक्टर को, गुरमीत को बोला भी, मैंने कहा यार अगर चौथा बने तो आईजी मरना चाहिए तड़प तड़प के, मतलब ऐसा मरे कि दुनिया याद रखे भैया। तो उसने एक नया शो बनाया और उसका नाम है पान पर्दा जर्दा, और वो भी कुछ माफिया उस लेवल पर ही है, भोपाल बेस्ड ड्रामा है। तो उसमें मैंने यही बोला कि यार मुझे ऐसा दे कि कुछ ड्रामेटिक एंड हो।
तो अब देखते हैं, जब वो आएगा शो तो आप देखिएगा। तो मैंने बोला भैया जो मरता है मिर्ज़ापुर में वो अमर हो जाता है, कहानी सारी यही है। सुशील भाई, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, एक क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर रजत कपूर जी की बात हो रही थी। एक सुशील भाई से मुझे सवाल पूछना है। पूछिए ना। सुशील भाई, सबके सामने पूछ रहा हूँ मैं। हमने एक फिल्म की थी फंस गए रे ओबामा। जी जी। मैं था, अमित सियाल थे, रजत कपूर थे, संजय मिश्रा थे, सुशील साहब थे, देवेंद्र था। यार सुभाष कपूर मुझे काम पे क्यों नहीं बुलाता? महाकसम, मैंने ये नहीं, इसका पता लगवाओ तुम। आप सुभाष कपूर के हीरो थे। तो वही मैंने तो पैसे भी बहुत कम लिए थे यार, पता नहीं क्यों नहीं बुलाता। पैसे तो ये हम काम सब भाइयों तो को एक ही मिले थे, रोल इनको बहुत बड़ा मिला था, है ना। ये हीरो थे, हम इनके आगे पीछे घूम रहे थे, पैसा सबको एक ही मिला, इसी की संतुष्टि थी तब हमें। ये कोई बात नहीं, रहने दे मनु भाई, सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, पैसा तो उतना ही मिल रहा ये है। जो फंस गए रे ओबामा में जो मार्क्सवाद का परिचय दिया गया लेकिन सुभाष कपूर की हिट हुई फिल्म, सबने इतनी जान लगाई, पैसे भी बराबर लिए, बिल्कुल सही बात है। रोल से, लेंथ से किसी का कोई लेना देना नहीं है, सबको 31,000 मिले थे, बात खत्म। 31,000 और प्लास्टिक के डब्बों में सबको खाना, बस। एक ऐसे होटल में हम लोग रुके थे, हाँ। संकेत भाई, भोर में शूटिंग कर रहे थे ना, तो सबके नाम दरवाजे के ऊपर विथ लव टू, तब नाम था आई थिंक, विथ लव टू ओबामा उस फिल्म के नाम, बाद में चेंज हुआ, विथ लव टू मनु ऋषि चड्डा, विथ लव टू अमित सियाल, सुशील पांडे, है ना। तो विथ लव टू में जब अंदर गए हम लोग, सुबह उठ रहे हैं, रात को सोए, सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के जाना है, तो सर से लेके धड़ तक पूरे कंबल के वो बाल होते हैं ना, वो पूरे लगे हुए हैं सबको, और ठंड का दिन। पर वो बहुत बड़ा उदाहरण है वो फिल्म में। बहुत अभी मजेदार। आपके सवालों के बीच में ये मतलब जवाब है कि इतने कम पैसों में फिल्म बनी थी और इतने दिल से फिल्म बनी थी। क्या चाह रही है आर्ट फॉर्म? पैसा नहीं चाह रही है, इन्वॉल्वमेंट चाह रही है, इंटेंशन। और आपकी इंटेंशन क्या है वो चाह रही है। और लेकिन मेरी प्रोड्यूसर से एक शिकायत थी सुशील भाई, क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री से पैसा कमाते हैं तो आपको इंडस्ट्री में लगाना चाहिए, ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पे जाके लगा दें पैसा, तो थोड़ा नुकसान हो जाता है। हालांकि बहुत अच्छी फिल्म थी वो, लोगों को बहुत पसंद आई थी फिल्म। कई बार मैं सुना कि उसकी पार्ट 2 होने वाली है, पार्ट 2 होने वाली है, पता नहीं कब होगा, बट कई बार ऐसे मुझे सुनने में आया कि पार्ट 2 होने वाली भाई है। बन गई है वो। हाँ, बन गई। अच्छा, ओके। सुशील जी, अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज जो हमने अभी उसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे, ओटीटी ने एक और आज़ादी दी है। जहाँ सिनेमा 2.5 घंटे का है, वहाँ ओटीटी वेब सीरीज आप चाहे तो 9 घंटे का बना लीजिए, 6 घंटे का बना लीजिए, आधे घंटे के 10 एपिसोड बना लीजिए, 1 घंटे के 10 एपिसोड बना लीजिए, तो आप अपनी कहानी और फैला करके अच्छे से इन अ वेरी क्रिएटिव वे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये आपको क्या लगता है, ये नेसेसरली एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, या इसका भी फॉर्मूला बनता जा रहा है? संकेत भाई, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, एक तो पहले, उसके पहले एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं। जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, बहुत बार कोट टाई वाले और हम लोग, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, सब हमें आता है, या वो मान लेते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, हमें सब आता है। ऐसा नहीं है, वो उनकी भी अपनी मजबूरी है, इसके बाद उस पर आऊँगा मैं। उनकी अपनी मजबूरी है। वो जो जैसे मनु भाई ने बोला कि एक आंखों देखी एक कहानी है, वो एक तरह की कहानी लिखी हुई है और एक तरह के पैसे में एक तरह की दुनिया में बननी चाहिए, है ना। अब हो क्या रहा है कि आंखों देखी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसका रिस्क कौन लेगा, वो उधर टाई वाला डिसाइड कर रहा है ना। तो वो सुबह 9 बजे बेचारा आया, मेरी बात हुई है मनु भाई, मेरी 1-2 लोगों से ऐसे बात हुई जो स्टूडियो में हैं, वो सुबह 9 बजे आकर के और शाम को 6 बजे तक नौकरी बचाते हैं। वो खुद ही बोला कि अगर मैं फलां को दूंगा शो, फलां को दूंगा, फ्लॉप हो हिट हो, मेरे दामन पे उतना नहीं आएगा। तुमको दे दूंगा तो मैं जवाब किसको दूंगा? तो वो भी अपना बेचारा वो इकोसिस्टम में फंसा हुआ है, इधर वाले अपने में फंसे हुए हैं। तो वो वाला उस पर अब वो चर्चा जो है ना, वो दिन रात वाली, वो दिन और रात का मिलना वाली बात है ना। और वो रहेंगे, वो जाएंगे कहाँ? वो यहीं रहेंगे, ऐसे ही हम बातें भी करते रहेंगे। अभी जो आपने बोला कि 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, मेरा ऐसा मानना है कि आप कहानी को तब तक रखिए जब तक आपकी कहानी सही में उसमें कहानी है, इंगेज कर रही है। चाहे उसमें 2 कैरेक्टर की कहानी हो, 5 कैरेक्टर की कहानी हो, 8 कैरेक्टर, वो कैरेक्टर ठूसा हुआ नहीं होना चाहिए कि
हाँ जी एक्शन सीक्वेंस रखना है, 1-2 एक्शन सीक्वेंस रखना है, रख लो एक एक्टर, वो आएगा गोलियां चलाएगा, मारेगा, धाँ 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 चला गया, सीन बन गए, है ना। अभी अभी तुरंत की बात है, बहुत बड़ी पिक्चर है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप मत बताइए। तो मुझे बुलाया गया, ये कहा गया सर कि अरे इतनी बड़ी पिक्चर है, आप इतना पैसा मांग रहे हैं, और मैं बोला कि नहीं पैसे की तो बात ही नहीं है, रोल नहीं समझ में आ रहा है मुझे। कितना मांग रहा है? नहीं अभी बोल रहे। तो उनका कहना ये था कि अरे आप मना कर रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगा कि तुम हो कौन भाई, यू नो। तो ये इकोनॉमिक्स वाला जो बार बार जो चक्कर आता है ना, वो क्यों, वो उस कैरेक्टर का कोई वैल्यू नहीं है मेरे नज़र में, उस कैरेक्टर का उस फिल्म में हटा दो। मैंने खाली पूछ लिया इतना ही कि सर एक बात बताइए, जब वो प्रेशर बनाने लगे कि ये नहीं है फिल्म में, तो क्या फर्क पड़ेगा कहानी पे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है फिल्म के लिए। बस वही हम लोग बात कर रहे हैं कि कहानी वो 5 घंटे की बने, 6 एपिसोड में बने, जब तक कहानी है और वो एंगेज कर रहा है, आपको रोक रहा है, ऑडियंस को रोक रहा है, देखने में की उत्सुकता बढ़ा रहा है, तब तक की बनाइए। अदरवाइज वो फार्मूला बनाते रहिए 10 एपिसोड। अब इधर भी बेचारे उनकी परेशानी होती है कि पर एपिसोड का रेट है, 10 एपिसोड बनेगा तो पैसा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, वो कंट्रोल कर पाएंगे। 5 एपिसोड में खत्म होगा तो वो बेचारे ब्रेक इवन तक भी पहुंचे ना पहुंचे। तो वो बड़ा डाइसी मामला है। मेरे समय से कहानी उतनी ही बननी चाहिए जितने तक होल्ड करे। अरे हमें तो बड़े बड़े फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में भी साला कैमियो ही मिल रहा है। हाँ देखिए ना, तो आप तो और सर अब तो फिर से जो अभी मैडम ने बोला ना कि वहाँ भी स्टारडम और बड़े बड़े एक्टर का नाम सब आने ही लगा, वो सब हम लोग भी दरिया में घुस गए जब नया नया OTT आया। अब दरिया में हमें भी जाने में उधर से ही इशारा आता है, भाई वहीं रुको तुम, अभी बात सोचिए सुशील जी जो कह रहे हैं, अभी अतुल जी के पास भी मैं आऊंगा, लेकिन जो इंसान जो बैठ करके तय कर रहा है कि आप अगली बार अपना ऐप खोल करके क्या देखेंगे, अगर वो आदमी अपनी नौकरी बचा रहा है तो वो वेब सीरीज में कौन सा एक्टर क्या काम करेगा, वो वेब सीरीज की साख कैसे बचाएगा, सिर्फ नौकरी बचाएगा। अतुल जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए ये महारानी में आप गवर्नर बने थे जी, और जब आप गवर्नर बने थे तो आपने एक आपका शॉट मुझे बहुत अच्छे से याद है जिसमें आपका कोई डायलॉग आपने नहीं बोला, बस आपने यूं कैमरे की ओर देख करके, और मेरे ख्याल से 2 या 2.5 सेकंड का शॉट है जिसमें आप सिर्फ आंख बंद करके और आंख खोल रहे हैं, बस ये शॉट है। और ये शॉट जब आप फोन में देखते हैं और ये शॉट जब आप एक 50 इंच के टीवी में देखते हैं, उसका इम्पैक्ट ही अलग हो जाता है। यहाँ पर आता है मेरा सवाल, आपको लगता है कि सारे आर्ट फॉर्म्स और उसके मीडियम्स विल कोएग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज हर चीज़ का रेलेवेंस अलग है। मुगले आजम को अगर आप 6 इंच के फ़ोन के स्क्रीन में देखेंगे तो क्या ही असर, क्या ही पता चलेगा आपको। कुछ चीज़ें बनी होती हैं एक बड़े पर्दे के लिए, दे आर मेंट टू बी लार्जर देन लाइफ। तो आपको लगता है कि वो एक अहमियत हर मीडियम की और हर आर्ट फॉर्म की रहेगी? यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक बड़ा मजाक चलता है वैन गॉग द फेमस पेंटर के बारे में, कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और मजाक उनका ये चल रहा था कि हर पेंटिंग के लिए गैलरी में ख़ास दीवार होनी चाहिए, क्योंकि उसी कलर पे, उसी टेक्सचर पे वो पेंटिंग खिलेगी। तो फिर किसी ने मजाक में कहा कि वो फिर हर आर्ट गैलरी के लिए भी एक अलग तरह का शहर होना चाहिए, क्योंकि वहीं वो खिलेगा। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि एक सर्टन पेंटिंग का साइज़ जो होता है, उसी तरह से यहाँ पे इन विजुअल्स का साइज़ अगर मुगल आज़म आप देखेंगे तो उसका मज़ा क्या आएगा। लेकिन आज मजबूरी है कि हम क्रिकेट भी आजकल इस पे देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो मुझे पॉजिटिव चीज़ संकेत भाई जो नज़र आती है, साकेत जी, वो ये है कि बिकॉज ऑफ OTT वो हमने एक्टरों को क्या हो गया, हमें फ्रीडम मिल गई, ये सब ठीक है। असली फ्रीडम जो मिली है, मेरे पास बम्बई में एक बाई है, एक ड्राइवर है, एक आध और आते जाते वाले नौकर हैं। वो ड्राइवर को बहुत कम फिल्में देखने का मौका मिलता था, जो संडे को हफ्ते की एक छुट्टी मिलती है, अगर चाहे तो फिल्म देखा है, नहीं तो अपने कपड़े धोए, कुछ रिश्तेदारों से मिलाए जा करके। मेरी बाई को तो वो भी छुट्टी नहीं मिलती थी कभी कि वो फिल्म देखने जाए। हालांकि मैं जब भी फिल्म देखने जाता हूँ तो अपने ड्राइवर के लिए भी एक टिकट खरीदता हूँ, बजाय इसके कि 3 घंटे वो बाहर बैठा रहे, क्यों ना वो अंदर बैठे। अगर कोई साथ में नहीं हुआ तो मैं बगल की सीट उसके लिए खरीदता हूँ
और अगर कुछ साथ में 3-4 दोस्त हैं तो उनको बुरा ना लगे तो अगली रो पे उसके लिए टिकट खरीदता हूँ, मैं खरीदता हूँ। लेकिन वो जितनी बार मैं फिल्म में देखूंगा उतनी बार वो देख सकता है, उससे ज़्यादा तो देख नहीं सकता। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कंटेंट, गुड और बैड, दैट इज अ बिग प्लस ऑफ OTT। कि आज मेरी बाई भी उतना ही सिनेमा देख लेती है। अगर मैं यहाँ आया हूँ, हम दिल्ली आया हूँ, तो आराम से 3-4 फिल्में आज उसने निपटा दी होगी। और मेरा ड्राइवर तो जहाँ भी जिस ऑफिस के नीचे बैठते हैं वो टुकड़े टुकड़े में फिल्म कंप्लीट कर लेता है। उन तक इन कहानियों का पहुँचना, वो भले छोटे पे देखे बड़े पे देखे, लेकिन कहीं तो पहुँच रही है। ये डेमोक्रेटाइजेशन इज द बिगेस्ट विन फॉर मी ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स। इससे जुड़ा एक जी, छोटी सी जी बात मैम। है कि आपने संकेत ये बहुत ज़रूरी बात कही कि हर फिल्म एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए ही शूट होके बनती है। जब तक क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स, समझदार डायरेक्टर्स रहेंगे ना, वी वोंट हैव दिस प्रॉब्लम। ही रीशूट्स हिज फिल्म थ्राइस। मतलब वो बंदा ये भी ध्यान रखता है कि OTT पे जब मेरी फिल्म दिखे उसका एस्पेक्ट रेशियो ख़राब नहीं होना चाहिए, IMAX पे जब दिखे तो एस्पेक्ट रेशियो शुड बी परफेक्ट। ही रीशूट्स एवरी फिल्म, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान देना। एंड ही इज अ यहाँ वो बिग कोट टाई वाला करने देगा। And he shoots all his films still on celluloid. yes, celluloid. He's And a not big on supporter the of celluloid, not digital digital mediums. क्योंकि वो बोलता है He's the celluloid only is one the जो true celluloid medium. के लिए Correct. स्पेशली बनाती है, उसके लिए कोडैक बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए फिल्म बनाती है, क्योंकि वही एक मात्र सर आदमी लेकिन वो बचा है। क्रिस्टोफर नोलैन है ना, हाँ। यहाँ पर अभी अगर जैसे सुशील भाई बता रहे थे, अभी कोई अगर बोले कि मैं अलग अलग फिल्म बनाना चाहता हूँ अलग अलग रील पे, तो लोग बोलेंगे अपने घर में अपने मन में बना लो। नहीं, वही ऐसा टाई वाला नहीं है। आदमी बोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, यू हैव टू बी पैशनेट। रमेश सिप्पी जी ने जब शोले बनाई ना, खुद जाके सारे स्क्रीन स्ट्रेच करवाए उन्होंने, क्योंकि वो लंबी, वो एस्पेक्ट आपको याद है ना शोले का, इतनी लंबी बनी थी वो। और क्योंकि कॉमर्स का भी आप जिक्र करते हैं, जस्ट वन लास्ट थिंग आई वांट टू से, आपने पृथ्वीराज कपूर जी का जिक्र किया था। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स इप्टा के। एक एक पैसा उन्होंने जो फिल्मों से कमाया थिएटर में लगाया। जब तक पृथ्वी थिएटर चल सका उन्होंने चलाया। शशि कपूर जी ने भी यही किया, हर एक पैसा अपना पृथ्वी थिएटर में लगाया। आज की डेट में देर आर स्टिल फिल्म मेकर्स लाइक आमिर खान, डजेंट मैटर इफ हिज लास्ट फिल्म वाज डिडंट डू वेल, ही बिलीव्स इन सपोर्टिंग सिनेमा। उसने पीपली लाइव प्रोड्यूस की, उसने धोबी घाट प्रोड्यूस की, लापता लेडीज़ प्रोड्यूस की। जब तक ऐसे फिल्म मेकर्स हैं, ही पुट्स ऑल हिज मनी बैक इनटू फिल्म मेकिंग, जैसा मनोज जी ने कहा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बिल्कुल वही सही। OTT वालों को भी मतलब ये पैशन चाहिए वहाँ पे कि लोगों को अकल हो कि कमाओ पैसा, कौन बुरी बात नहीं है पैसा कमाना, मगर अच्छी चीज़ तो बनाओ। और संकेत भाई, मेरा मानना है कि लोग ना देखते देखते सीखेंगे। जैसे ड्राइवर की बात है, या वो ऑडियंस जिनको फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता था, वो फ़ोन पे कंटेंट देखने लग गए। क्वालिटी टेक्निकली कैसा पहुंच रहा है वो बात अलग है। जब वो देखने लगेंगे, अचानक उनको लगेगा कि फ़ोन में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप बड़ा टीवी लाएंगे। वो नीड जो है ना वो अपने आप करवाएगी, तो लोग ग्रो करेंगे। उनकी ग्रोथ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत क्रिएटिवली कुछ बनाया, लेकिन वो आपकी टारगेट ऑडियंस के भी 10% तक पहुंचा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को देखने दो, उनको आदत डालो, नशा डालो, और फिर उसके बाद वो तय करेंगे खुद की मुझे कितना बड़ा टीवी खरीदना है, किस तरीके का टीवी खरीदना है, और क्या साइज़ होना चाहिए। नहीं यार, ये मैं फ़ोन पे नहीं देखूंगा। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आएगा, मुझे ये लगता है कि लोग कहते हैं ना कि मंदिर में हम जूते पहन के नहीं जाते, ऐसे वो कंटेंट फ़ोन पे नहीं देखेंगे। वो कम से कम एक वैल्यू देंगे कुछ इंचेस को। आपने 50 इंच बोला, तो इतना होगा, धीरे धीरे हो भी रहा है कि शायद एक निरमा में एक लॉटरी निकलेगी और किसी के पास 50 इंच का टीवी होगा। तो आप यकीन मानिए, जब टीवी सस्ता हो जाएगा खरीदने में, और 1 साल से ज़्यादा 2 साल की कंपनी वारंटी देने लगेंगी, तो सब टीवी खरीदेंगे, उस पर देखेंगे। फ़ोन पे किसी को मज़ा आता नहीं है, ये बात भी है। फ़ोन में किसी को मज़ा आता नहीं है, चाहे एप्पल के फ़ोन हो, चाहे सैमसंग का फ़ोन हो, पर फिर कोई भी हो। देख लेते हैं, जैसे कि अतुल जी कह रहे थे, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। लेकिन अब इसमें सुशील जी, मेरा आखिरी कमेंट, डेमोक्रेटाइजेशन की क्योंकि बात हो रही है, आपको लगता है ये भी अपने आप में जनता के बीच में हर तरीके का कंटेंट फ्लोट होगा? भोजपुरी बिरहे भी होते हैं, भोजपुरी में अच्छे गीत भी हैं, लोकगीत भी हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी गीत आज हिंदुस्तान में फूहड़ता का भी प्रतीक है। सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है जी। तो आपको लगता है वो भी डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा? जो फूहड़ देखना चाहता है वो फूहड़ देखे, जिसको अच्छी चीज़ देखनी है वो अच्छा देखे। वो तो
मैं यही एक्चुअली ये मेरे दिमाग में भी चल रहा था। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि मैं भोजपुरी हूँ और हम अवध के, अतुल जी और हम, हाँ है ना, तो एक हल्की सी ऐंठ रहती है हम लोगों में। तो थोड़ी कोफ्त तो होती है ऐसे सोच करके कि यार बांग्ला सिनेमा इतना बढ़िया कर रहा है। आप रीजनल जितने भी सिनेमा आप देखिए, तमिल में एक से एक पिक्चरें बन रही हैं, कहानियाँ बन रही हैं। वो तो अपना मलयालम तो ऑलरेडी ग्रेट है। तो भोजपुरी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हर तरह के ऑडियंस हैं और उन तक वो सवाल वो सिनेमा पहुँचे, उस तरह के वेब सीरीज़ पहुँचे, वो पहुँच रहा है, ऑफ कोर्स पहुँच रहा है। इसमें थोड़ी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। वो ये कि डेमोक्रेसी के नाम पे जो हम लोग कुछ भी बोलने लगते हैं ना, कई बार ऐसा ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब बस वो बोलने लगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीनिंग तो समझ लो दोस्त रुक करके, है ना। तो जहाँ तक भोजपुरी की बात है, बिल्कुल उनको एडुकेट करने की ज़रूरत है। वो तभी होगा जब उस ट्रेड में अगेन फिर ये ऐसा चीज़ है ना, मेरे दिमाग में शायद बैठ गया है ये, कि कोई भी बात बोलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत है और वो माध्यम पैसा है ना। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जो, या ऐसे तमाम और भी हैं जहाँ पे कि मेकर्स की कमी है, थोड़े अच्छे मेकर्स बनाएं। मनु सर बहुत सारी हिंदी फिल्में लिख रहे हैं, एक आध अवधि में भी सिनेमा लिखें, है ना, उसमें पैसे ना लें या कम लें, वो करना पड़ेगा इनको। तो वो मैं अगर इधर पैसे कमा रहा हूँ तो मुझे जाकर, मैं तो चाहता हूँ कि भोजपुरी में कोई ऐसी कहानी मिले, मैं करना चाहता हूँ, सच में करना चाहता हूँ कि भोजपुरी में कुछ अच्छी फिल्में बननी चाहिए। तो हालांकि अतुल भाई लिखो। बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई कि गुर्बत में ही मोहब्बत ढूंढ रहे हैं यहाँ पर लोग। ढूंढ रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद, वक्त खत्म हो गया है। अतुल जी, मनु भाई, सुशील जी और निरुपमा मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।